हाँ, कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी पूरा कर लिया, वही एक पेज वाली सीरीज में। बायोटेक्नोलॉजी पूरा हुआ, डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इससे परीक्षा में आपके 2 सवाल आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से। अभी तक जो ट्रेंड आरपीएससी फॉलो रही है उसमें एक सवाल तो आता है संगठन को लेकर। जैसे इसरो है, इसरो के अधीन बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, उनमें से वो कभी मिलान करवाता है, कभी किसी एक सेंटर का नाम पूछता है। एक तो ये, और दूसरा इससे संबंधित जो मिशन है, चाहे तो मंगल मिशन के बारे में पूछ ले, चाहे वो आदित्य एल1 के बारे में पूछ ले, चंद्रयान के बारे में पूछ ले, ऐसा करके 2 सवाल इससे आते हैं। इसका कंटेंट है कुछ 40 पेज का, खूब डिटेल लिखी हुई है। आप जब भी ऐसे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि इससे क्या पूछा जाएगा, तो बहुत टेक्निकल नहीं होना है। ना तो एग्जामिनर को मतलब है बहुत टेक्निकल होने से, इसमें कौन सा इंजन है, इंजन स्टार्ट कैसे होता है, इंजन में फ्यूल कौन सा डलता है, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है वो ऊपर से। हम क्या गहराई के चक्कर में जा जाके ऊपर वाला भूल जाते हैं। इंजन पढ़ किसका रहे हैं, रॉकेट का इंजन पढ़ रहे हैं, कोई बुलेट ट्रेन का पढ़ रहे हैं। फैक्ट मैंने लगभग सारे कवर कर लिए हैं जो हमें जरूरी है। हम पढ़े तो इसको कैसे पढ़े, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्यों। देखो सबसे ऊपरी ऊपर यहाँ लिखा हुआ है इसका इतिहास, ये ऊपर कट गया। तो सबसे पहले हम इसका देख सकते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये केबीसी में सवाल पूछा था स्पुतनिक का, तब वो लिख दी 4 बातें, भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ सकते हैं इंस्टीट्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम याद भी करेंगे ट्रिक लगा के। एक फिर हम पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट कहाँ भेजना है, तो वो कक्षा, लियो क्या होता है, मियो क्या होता है, ऐसा। और उसके बाद में उपग्रह में कौन कौन से इंजन प्रयोग किए जाते हैं, जरूरी नहीं है पर थोड़ा देखेंगे। और उसके बाद में करंट में कौन कौन से मिशन चल रहे हैं। इसकी एक क्लास बाद में आएगी जब पूरी टेक्नोलॉजी हम, संभवतः एक टेक्नोलॉजी और बची हुई है लास्ट अपनी, आईसीटी, उसको करने के बाद में पूरी 1 साल का करंट हम इसके साथ करेंगे। तब इसमें कुछ उपग्रह के बारे में हम और जानेंगे। तो अभी हमने ये जाना कि हम अगर स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, स्पेस टेक पढ़ने के लिए हमें एक तो इसका इतिहास जानना जरूरी है थोड़ा सा। फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं, अभी याद करेंगे। वो सुदूर संवेदन वाला पूछता है, कभी प्रक्षेपण केंद्र पूछता है। उसके बाद में हम पढ़ सकते हैं बेसिकली उपग्रह के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसकी कक्षाएं, कहाँ उपग्रह भेजा जाता है, कक्षाएं। लॉन्चिंग व्हीकल कौन से हैं, जैसे एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी। तो व्हीकल, वाहन में लिख देता हूं, लॉन्चिंग के वाहन ऐसे। अंतिम अपना होता है करंट, और बहुत सारे इंडिया के मिशन कौन कौन से हैं। आप अगर खुद भी नोट्स बनाएं या पढ़ें तो ये लगभग 2, 4 और 6 भागों में बांट के हम, ये साइंस एंड टेक नहीं है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। फिर इसी में हम देखो चीजें ऐड करते जाएंगे ताकि एक स्लाइड अपनी तैयार हो जाए। पेज 1 ही है पूरा, जैसा आपने देखा है। एक पेज का मतलब एक साइड का हिस्सा ये हुआ और एक साइड का ये हुआ, ये नीचे करंट है, बस थोड़ा सा करंट का मतलब जो
थोड़ा सा इतिहास हो गया, 1 साल का नहीं, पुराना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। इतिहास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ना है, कहीं आप शुरू कर दें 1957 से और फिर अभी 2022 तक, इतना ज़रूरत ही नहीं है। पुरानी बातें पूछता ही नहीं है तो क्यों याद करना उसको। देखो हम बहुत पीछे थे पहले अंतरिक्ष की उड़ान में, क्योंकि हम नए नए स्वतंत्र हुए थे, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट उस टाइम में शायद नहीं होंगे, या फिर साइंटिस्ट तो थे ही थे पर हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था, डिपार्टमेंट नहीं थे अपने पास में, फाइनेंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कई सारी चीज़ों में पिछड़े। तो इसमें सबसे आगे रहा हमेशा रूस, रसिया, जो पहले रूस नहीं होके यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट और रिपब्लिक। बहरहाल आप याद रखेंगे स्पुतनिक नामक कोई पहला उपग्रह रूस के द्वारा छोड़ा गया था। अब कभी मिलान तो क्या ही करवाएगा, वैसे क्वेश्चन तो आने ही बंद हो गए, पर फिर भी स्पुतनिक में ये रूस ये स है और इधर स्पुतनिक में भी स है, तो रूस का तो स्पुतनिक, और अपोलो जो है वो है, याद रखेंगे ऐसे अपोलो और ऐसे अमेरिका, अपोलो अमेरिका का है, आर्यभट्ट रोहिणी ये अपने हैं। ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा इसलिए फिर मैंने इसको लिख दिया एक बार कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जो लाइका नामक एक कुत्ते को भेजा गया था, वो कौन से उपग्रह से भेजा गया था, उसका नाम स्पुतनिक 2 था, और किसके द्वारा भेजा गया, रूस के द्वारा। तो स्पुतनिक पहला छोड़ा रूस ने, शायद 1957 की बात है, फिर स्पुतनिक 2 छोड़ा, उसमें लाइका नामक कुत्ते को भेजा, फिर अमेरिका ने अपोलो सीरीज शुरू करी, ऐसे अपोलो ऐसे अमेरिका। अपोलो 11 थोड़ा चर्चा में रहा क्योंकि चंद्रमा पर सबसे पहले 1969 की बात है, यूरी गागरिन, बज, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चंद्रमा की सतह पर भेजने वाला पहला देश अमेरिका बना। आर्यभट्ट रोहिणी ये कुछ हमने छोड़े, फिर इससे तो कुछ नहीं पूछेगा परीक्षा में आजकल, बस इतना याद रखेंगे कि स्पुतनिक श्रृंखला सबसे पहले शुरू हुई जो कि रूस की थी, अपोलो अमेरिका, अपोलो आर्यभट्ट रोहिणी अपने। फिर आज तक का अगर देखा जाए तो वो मैं पार्ट छोड़ रहा हूं, अंतरिक्ष यात्री कौन गए, नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्री टूरिस्ट के रूप में कौन गए, एक लाइन तो ये याद रखेंगे, स्पुतनिक, स्पुतनिक 2, अपोलो ये सीरीज है, ऐसे अपोलो अमेरिका वाली है। अपोलो 11 में, वो 11 में देखो ऐसे डंडा आ रहा है, तो एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते चंद्रमा पर पहुंच गए। और स्पुतनिक 2 में 2 कुत्ते भेजे, नहीं कुत्ता ही था, 2 में भेजा स्पुतनिक 2 में। इतना ही इतिहास। तो ऐसे इतिहास तो देखा जाए तो ये हम किधर से 1957 से लेकर अभी 2025 तक बना देंगे बहुत अच्छा सा डिजाइन करके, ये असल में काम का है क्या आपके वो, और ये याद रह जाएगा क्या, ये पेज ही याद करना चैलेंज है, देखिए ये याद नहीं हो पाएगा अपने क्वेश्चन। अब अनावश्यक खुदाई नहीं करवाए ना, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन इससे आएगा, ये कोई संस्था पढ़ के जाता है ये वाली, ये इतना, उससे क्वेश्चन निकल जाएगा और फिर करंट पढ़ के चले जाना है। पर चलिए अब 1954 में अपने परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम आपने सुना होगा। 72 में अंतरिक्ष आयोग बना और 1969 में इसरो की स्थापना हुई। तो याद रहे तो ठीक है कि 5-4 परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष में कहा कि 7-2, तो 7-2 में अंतरिक्ष आयोग बना। 1969 में ऐसे लिखते हैं ISRO, इस ओ को नो बना दो, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त के दिन। तो 54 में 5-4 लास्ट में आ रहा है, 5-4 में परमाणु ऊर्जा विभाग बना होमी जहांगीर भाभा। 7-2 अंतरिक्ष में जाने के लिए 7-2 में अंतरिक्ष आयोग बना, और इसरो का 1969 आपको याद रह गया। यहां तक परीक्षा में अभी तक 0 सवाल आएगा। शुरुआत यहां से होती है, ये लगभग 12-13 सेंटर हैं
ये मिलान करवाता परीक्षा में कि ये केंद्र कहाँ पे है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हो तो एक एक को ट्रिक लगा के याद करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले इस पिक्चर में इसरो ही आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 15 अगस्त 1969 आप याद हो गए आपके। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, दो ही तो नाम थे उस टाइम में, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सारे भाई मिलकर। साराभाई ने क्या किया, इसरो का एस्टेब्लिशमेंट में पूरा योगदान दिया। सवाल बन सकता है, इसरो की डेट को लेकर पूछ सकता है, इसरो का मुख्यालय पूछा जा सकता है, साराभाई के बारे में पूछा जा सकता है, और करंट इससे क्या जोड़ सकता है। इसरो की दो इकाइयां और चलती हैं, एक चलता है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और एक एंट्रिक्स के नाम से। मैं याद करवाता चलूंगा। इसरो बन गया, अब इसरो अकेला कितना काम करेगा, तो इसने दो अपने बॉडीगार्ड और खड़े कर लिए, एक लेफ्ट में बॉडीगार्ड खड़ा किया, एक राइट में बॉडीगार्ड खड़ा किया। ठीक है, चलिए याद, जो परीक्षा के लिए काम का उसको तो याद करना पड़ेगा। इसरो बताओ कब हुई स्थापना, 15 अगस्त, इसको 9 बनाएंगे, 69 1969। मुख्यालय नाटक होते हैं बेंगलुरु में, तो कर्नाटक बेंगलुरु में। और सारे भाइयों ने मिलकर, सारा भाई विक्रम सारा भाई, इसके दो बॉडीगार्ड है, एक इसके लेफ्ट में बॉडीगार्ड है, एक इसके राइट में। हालांकि इसके अधीन बहुत सारे संगठन है। इसरो की वेबसाइट पे जाते हैं, अबाउट मी में तब डिटेल लिखी हुई, वो मैं याद करवा दूंगा यहाँ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक तो ये इसका बॉडीगार्ड है, एक एंट्रिक्स इसका बॉडीगार्ड है। इसने दो कंपनियां बना ली इसरो ने अपनी, क्योंकि इसरो तो खुद वही रिसर्च करना, लॉन्चिंग करवाना, ये काम करता है। और अब इसने दो अपने लेफ्ट राइट में कंपनी खड़ी कर ली, इससे सवाल पूछा जा सकता है। एक तो एंट्रिक्स नाम की, एक NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, देखो लिमिटेड नाम आ रहा है, और एक एंट्रिक्स के नाम से। वो ये पूछ ले परीक्षा में कि क्या काम करते। देखो न्यू स्पेस में नया आ रहा है, ये निजी क्षेत्र के लिए है। मतलब जो भी निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर अगर स्पेस में भाग्य आजमाना चाह रहा है, निजी कंपनियां इसमें आना चाहती हैं, उनके प्रमोट करने का काम करेगा। तो न्यू निजी क्षेत्र। अंतरिक्ष में ए आ रहा है, ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे मान लो किसी छोटे देश का अपने को उपग्रह लॉन्च करना है, या कोई और भी, जैसे अमेरिका कहे कि हमारे उपग्रह आप लॉन्च करो, तो उनसे पैसे लेंगे, ये डील ये करवाएगा। एंट्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय, न्यू स्पेस निजी क्षेत्र। इसरो 1969 विक्रम सारा भाइयों ने मिलकर 1969 में। तो एक सवाल पक्का हो गया अपना, अगर आए यहाँ से तो। अब इसरो के अधीन बहुत सारे संगठन काम करते हैं, वो हमें याद करना है। पक्का सवाल आता है मिलान करवाने वाला। PYQs देखेंगे तब और देखेंगे। पहला सेंटर एक एक याद करते चलेंगे, अभी आप क्लास होते ही आप याद हो जाएंगे। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये पूछेगा कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर कहाँ है। तो मास्टर क्लास में पढ़ा रहे थे, बच्चे क्या करने लग गए, हंसने लग गए, तो हासन कर्नाटक। तो मास्टर कंट्रोल नहीं कर पाए क्लास को, बच्चे हंसने लगे, हासन, हासन जगह कर्नाटक में, वो नाटक वाली याद रात नहीं। ठीक है, देखो याद करना हमें। तो मास्टर कंट्रोल, मास्टर जी कंट्रोल नहीं पाए तो हंसने लग गए बच्चे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से तो अपनी रॉकेट वगैरह लॉन्चिंग का काम किया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एक तो ये, दूसरा वही उपग्रह का प्रक्षेपण सतीश धवन से होता है, दूसरा केंद्र और बना रहे हैं, दोनों को ट्रिक से याद करते हैं। सतीश धवन, सतीश साहब ने क्या धोया, अपना कोट धोया, तो सतीश धवन हरिकोटा में। सतीश धवन में नहीं धोना होता, सतीश साहब ने, सतीश ने धवन किया किसका, कोट का। मुझे पता है, ये मैं मैप से भी याद करवा सकता हूँ, 1 मिनट में इमेज आ जाएगी, मैप में जगह मेंशन की जरूरत नहीं, आपको ऐसे याद करूंगा मैं। और अभी एक दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी हम
सेकंड उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हम डेवलप किया हमने। कुलशेखरपट्टनम एक जगह है और वैसे उसका नाम है थूथुकुडी। टी 2 बार आ रहा है, टी थूथुकुडी। कहाँ पे? वही टीए में, तमिलनाडु में। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा प्रक्षेपण केंद्र आपको पूछे कि कहाँ भी बनाया गया, तो दूसरा में दो, वैसे भी दूसरा है और टी 2 बार आ रहा, थूथुकुडी, और आगे भी टी है, तमिलनाडु में। तो आपके मास्टर कंट्रोल वाला हंसने लग गए, सतीश साहब ने धोया, कोट धोया, उपग्रह प्रक्षेपण वही थूथुकुडी। ये क्वेश्चन आरएस प्री में 2 बार पूछ लिया, 2 बार। आरएस प्री का मतलब वो आप मान के चलें कि ऐसा ही हो, चाहे आरएस प्री हो, उसका पेपर तो लेवल सेम ही रहेगा। 2 सेंटर हमें याद करने हैं, तो फिर आप सारे बता डालेंगे। एक सेंटर है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और एक सेंटर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो फिजिकल को तो हम करेंगे फिजिक्स से याद, और फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो फिजिक्स और एप्लीकेशन केवल एक में ही आएगा जितने पढ़ेंगे, और फिजिक्स केवल एक में ही आएगा। तो फिजिक्स की लैब है, ऐसा याद रखना, फिजिक्स लैब, और स्पेस के लिए एप्लीकेशन देनी है। दे कौन? सारे बच्चे बैठे हुए थे, कौन दे? बोले अहम, मतलब मैं दूंगा, तो अहमदाबाद, ऐसे याद करेंगे, अहमदाबाद। हो गया। तो आपको पूछे कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और दूसरी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, दोनों याद रखेंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे? एप्लीकेशन देगा कौन? अहम, संस्कृत में पढ़ते हैं, मैं दूंगा, तो अहमदाबाद में है। और ये जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसके 2 सेंटर हो रहे राजस्थान में, एक तो सौरवेधशाला और एक वो अवरक्त किरणों के लिए कोई एक बना रखा है। ये तो माउंट आबू में अवरक्त वाला था, और सौरवेधशाला वो अपने उदयपुर में, शायद फतेह सागर में। तो ये मिलान कर देंगे। फिजिकल रिसर्च पूछे चाहे स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस की एप्लीकेशन देनी है फिजिक्स की लैब में जाके, कौन दे? अहम, मैं दूंगा। ओके। अब आते हैं कंडक्टर। कंडक्टर बहुत माहौल बना के रखते हैं, तो सेमी कंडक्टर लैब कहाँ है? तो कंडक्टर क्या बनाते हैं? माहौल, माहौली, पंजाब में। तो सेमी कंडक्टर माहौल। आगे है डीप, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। एक एक इनमें कुछ कीवर्ड निकालेंगे। डीप स्पेस, डीप और स्पेस। देखो बैलू होती है मिट्टी, और बहुत डीप में जाओगे तो बैलू ही निकल कर आएगी। तो बोलना डीप स्पेस का कोई सेंटर है। दिमाग में एक लाइन याद रह जाएगी ना, हल्का सा कुछ वर्ड, या कोई माहौली में सेमीकंडक्टर बताया था, मास्टर कंट्रोल और हासन में बताया था। एक तो फिजिकल रिसर्च की लेबोरेटरी और एक स्पेस एप्लीकेशन, ये अहम अहमानी मैं दूंगा। सतीश धवन साहब ने अपना श्रीहरिकोटा कोट दोया ऐसा। तो ये डीप स्पेस, स्पेस में डीप में जाएंगे तो क्या निकलेगी? ब्यालू, और कर्नाटक में ब्यालालू, कर्नाटक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये उससे भी इंपॉर्टेंट है दोनों सेंटर, UR राव और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। बहुत तरीके से याद करना इन दोनों को। जहां वैसे तो याद करना कि जहां इसरो का मुख्यालय वहीं पे बेंगलुरु में, कर्नाटक देगा आपको ऑप्शन में, बेंगलुरु दे, एक ही बात है। याद करना, देखो इसको तोड़ के याद करते हैं। यू और राव, तुम और राव कहां पे गए थे? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में गए थे। तो एक तो UR राव के अंदर और एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, और वहीं जाके दोनों क्या करने लग गए? अपने भूगोल वाले सर बताते वैसे नाटक करने लग गए। नाटक, कर्नाटक। तो यू और राव, ये बहुत लर्नेड साइंटिस्ट और इसरो चीफ रहे हुए हैं अपने, हम याद कर लेंगे। UR राव सैटेलाइट सेंटर और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो आपको पूछे कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कहाँ पे है? एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे था? अहम। और ये ह्यूमन स्पेस, अगर फ्लाइट में जाएगा ह्यूमन तो वहां ओबीसी बात है, क्या कर? नाटक। और यू राव याद रह जाएगा, तुमने ह्यूमन स्पेस में नाटक की। हो गया याद। अंतिम 2 एक और बच्चे हैं बस। एक है नारल, NARL। नारल को फुल फॉर्म है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, नारल, NARL। इसको मैंने याद किया नारियल से। तो
तो ये नारल को नारियल लिखा, नारियल वो तिरुपति बालाजी है, तो तिरुपति में तिरुपति बालाजी को क्या नारल चढ़ाते हैं, तो नारियल, नारल से याद लो नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। अंतिम दो और याद करो, एक तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और एक है IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद करते हैं। देखो परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाएगा इसको, ये केरल में तिरुवनंतपुरम एक जगह है, केरल, केरल। अब मैंने थोड़ा सा इसका ऐसे फनी सा तरीका लगाया। देखो साराभाई, सतीश धवन साहब कोट दुलात है, श्रीहरिकोटा था। साराभाई वही हैं जो इसरो वाले हैं। साराभाई, हम सारे भाई मिलकर साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतने सेंटर में केवल एक में आएगा, वो देगा IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सारा भाई मिलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, केरल को के रेल याद कर लो, के रेल, रेल बनाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये ट्रिक याद करेंगे इतने में तो पूरा याद कर लेंगे, पॉसिबल नहीं, मैंने ट्राई किया है फिर आपको बता रहा हूँ। तो याद करना, विक्रम साराभाई मिलकर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या बना देंगे, केरल, केरल, केरल को रेल बना देंगे। अब 13 के 13 याद हो गए होंगे। आपको नारल पूछे तो तिरुपति बताएंगे, विक्रम साराभाई पूछे तो केरल बता देंगे, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछे तो भी केरल बता देंगे। देखो एक बार याद हुए, एक नहीं हुए, 2 सेंटर और रहेंगे जिनको मैंने अलग से छोड़ा है वो भी आपको बताने जरूरी है। पहले ये देखो, इसरो बेंगलुरु में, इसमें मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ क्योंकि सवाल आएगा। मास्टर कंट्रोल वाला क्या था, मास्टर कंट्रोल नहीं कर पाया तो हंसने लगे हासन, सतीश ने दोया साहब, सतीश साहब ने कोट दोया। दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र थुथुकुड़ी आपके याद हो ही गया। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कई जगह फिजिक्स भी लिखा होता कई किताब में, पर मैंने जब इसको सेंटर को देखा उसमें फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, स्पेस एप्लीकेशन कौन लिखेगा, हम अहम, और इसकी 2 सेंटर। कंडक्टर माहौल बनाते हैं, माहौली पंजाब में। इंडियन डीप स्पेस में जाएंगे, ब्यालू निकल कर आएगी। UR राव, यू राव कहाँ, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में जाके वहां नाटक करने लग गए। नारियल तिरुपति को चढ़ाएंगे आंध्र प्रदेश में। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल और IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये तो सारे याद हो गए। 3 सेंटर और बचे जिनको मुझे याद करवाने हैं आपको, उन तीनों के नाम आपको बताता हूँ। देखिए नीचे क्या, जब पेज को लिया तो कट गया, मैं इसको ऐसे बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है कि जितने अपने जो सैटेलाइट आदि को जब लॉन्चिंग करते हैं फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इसको प्रपल्सन मतलब प्रणोदक बोलते हैं जब वो फ्यूल उसमें डलता है। तो ऐसे आप ना, ये प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बना हुआ है फ्यूल आदि बनने के लिए, महेंद्रगिरी जगह है, महेंद्रगिरी। देखो एक आदमी का नाम आया जो अपने से मिलता जुलता है, मतलब नॉर्थ इंडिया का नाम महेंद्र ही आया है, वैसे साउथ में होता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये सारे नाम। तो ये फ्यूल भरने का काम महेंद्र सिंह का याद करना। तो ऐसा है कि प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अब इसका मेथड वैसे है कि साहब तमिलनाडु में प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इन्होंने जो दूसरा लॉन्चिंग पैड जो बनाया वो थूथुकुड़ी तमिलनाडु में बना लिया, ताकि वहीं से प्रणोदक भरेंगे और वहीं से उड़ान भरवा देंगे। ये इक्वेटर के पास क्यों स्थित होता है, ये किसी भी देश के पूर्वी दिशा में क्यों स्थित होता है, पृथ्वी का रोटेशन के, वो भी बेकार की बात है। ये आप तो तरीका लगा के आएंगे। अब मुझे 2 सेंटर आपको और पढ़ाने हैं जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में वही लेके आते हैं आपको। देखो 2 सेंटर के मैं नाम लिख रहा हूँ, इसमें नीचे कट गया, आपको लिखने हैं पेन से। पहला सेंटर है, दोनों के नाम इधर लिखता हूँ,
एक सेंटर है भारतीय सुदूर संवेदन संस्था, भारतीय सुदूर संवेदन संस्था। एक तो ये है, ठीक है। और एक है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। अब परीक्षा में इतना कंफ्यूजन लाता है, इसमें देखो एक तो हैदराबाद में, एक है देहरादून उत्तराखंड में। अब ये याद नहीं होते परीक्षा में, एग्जामिनर हमारे मजे लेता है, वो इनको कई बार स्वाइप करवा देता है, इसके आगे हैदराबाद लिख देगा, इसके आगे देहरादून लिख देगा। अब कैसे याद करें, देखो इनको ऐसे याद करना है। इसमें एक शब्द है, एक यहां जो शब्द है वो है संस्थान, और यहां है केंद्र। बस ये याद नहीं होते, पूरा मत पढ़ना। ये ऐसे तो भारतीय और राष्ट्रीय में भी फर्क है इनमें, पर ठीक है आप इतना याद रखेंगे, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और एक है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। इनके आगे मिलान करवाता परीक्षा में, या आरएस में पूछा सवाल परी में, बहुत कंफ्यूजन हुआ, याद हो जाएगा। अभी देखो मैंने कैसे याद किया, वही तरीका आपको बता देता हूं। देखो ये संस्थान का लास्ट में न है, और देहरादून, देहरादून इसमें भी लास्ट में न है। तो जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है जो, वो तो है संस्थान तो देहरादून में, और ये केंद्र को मैंने इसे लिखा, ये केंद्र, केंद्र को ये देखो है बना दो या केंद्र कर दो, केंद्र है बीच में फंसा दो, ये केंद्र है हैदराबाद में, हैदराबाद। हमें ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक। तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्था तो देहरादून में, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है हैदराबाद में। याद रह जाएगा क्या, ये याद करना पड़ेगा। याद रह जाएगा क्या, संस्थान में न, देहरादून में। और ऐसे याद रखो, हम जो सारे लोग हैं, अब ऐसे याद करने के लिए तरीका और लगा सकते हैं कि हम जो उत्तर भारत वाले हैं, ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं सारे के सारे, तो भारतीय शब्द आएगा वो इधर आएगा अपने नॉर्थ इंडिया में, देहरादून में। और जो राष्ट्रीय शब्द यूज किया जाता है, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी भी हैदराबाद में है, ये तरीका और है। जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में होती है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। तो जो राष्ट्रीय शब्द है वो हैदराबाद में है। अब शायद नहीं भूलेंगे आप, कर लेते। चलिए, ये केंद्र आपको पूरे याद होने चाहिए, चाहे आप अभी क्लास भी बंद करें तो भी 2 में से 1 सवाल कर देंगे, फिर वो करंट वाली देख लेना, काम चल जाएगा। अब ये याद हो गए होंगे आपके केंद्र सारे मैंने करवाए। अब बात करते हैं, तो हम जिस हिसाब से हम देख रहे थे अपनी क्लास को, ये वाला पार्ट हमारा हो ही गया, इतिहास वाला संस्थान का हो ही गया। अब ये एक पार्ट है पूरा, जिसमें उपग्रह पढ़ेंगे, कक्षाएं, वाहन और फिर मिशन के बारे में। अब आते हैं उपग्रह। उपग्रह में अगर कोई उपग्रह पढ़े, सैटेलाइट पढ़े, तो सैटेलाइट में क्या क्या पढ़ा जा सकता है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के प्रकार कितने होते हैं। स्पेस ऑर्बिट, उपग्रह को कहां भेजा जाता है, इसकी ऑर्बिट कक्षाएं। उपग्रह भेजने के लिए कौन सा फ्यूल, जिसको प्रणोदक बोलते हैं, और ये फ्यूल लिक्विड चाहिए, सॉलिड चाहिए, या फिर क्रायोजेनिक का प्रयोग किया जाए। और लास्ट कौन कौन से मिशन अभी तक भेजे गए, इतना याद हुआ काम चल जाएगा। तो उपग्रह की कैटेगरी देख लेते हैं। एक यहाँ पे व्हीकल, और यहीं पे हमें कैटेगरी बना दें उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो 2 पार्ट हैं असल में स्पेस टेक्नोलॉजी के। एक पहला भाग है जिसको हमने अभी पूरा कर लिया, इंस्टीट्यूशन, संगठन, उपग्रह की यात्राएं, और वो अब वो 57 से लेकर 2045 तक के पढ़ लिए, वो याद नहीं होंगे परीक्षा में, क्लास पूरी होने के साथ ही होगी यार,
याद हुआ है तब फायदेमंद होगी, अदरवाइज नहीं होगी वो। ठीक है, सबसे पहले कक्षा, ना तो आज तक सवाल आया ना आगे आएगा। एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे कक्षा पूछने में, और पूछ भी लिया बहुत घुमा फिरा के स्टेटमेंट वाला, वो पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है, ऐसा सवाल खास फर्क नहीं डालेगा। बहरहाल पहले हम पढ़ते हैं उपग्रह के प्रकार से पहले हम उपग्रह कहाँ भेजें, तो कक्षा में भेजेंगे। ये कक्षाएं कई प्रकार की होती है। सबसे नीचे जो हम ऊपर देखते हैं नीचे वाली कक्षा, फिर एक मध्य कक्षा होती है, एक जियो स्टेशनरी होती है, एक जियो सिंक्रोनस होती है, एक पोलर होती है। कई कक्षाएं होती हैं। हमें साइंटिस्ट नहीं बनना होता है। अगर कोई बहुत देसी तरीके से आपको बताऊं तो अगर कक्षा के बारे में हम बात करें और कोई पूछे कि पृथ्वी की कक्षा बताओ, तो हम तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा ये जानते हैं। ऐसे ही कुछ इधर है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी, यही तो पढ़ते हैं हम जब स्कूल में थे। तो पहली से चौथी तक पढ़ लो। ये सबसे नीचे की कक्षा हमें पता है। नीचे की मतलब लो, जिसको लियो बोलते हैं। लो अर्थ की ऑर्बिट है। ये मियो, ये मीडियम है। ये जियो सिंक्रोनस है। ये सन सिंक्रोनस है। ये पोलर है। अब आईएएस प्रीलिम्स आप दे रहे होते तब तो इनकी डिटेल देखते कि सन सिंक्रोनस एक टाइप है, उसका एक टाइप है जियो सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? सन सिंक्रोनस का एक डायरेक्शन पाथ तो होता है, पर वो फिक्स जगह पे नहीं होता, हमेशा टाइम सेम होता है। जियो सिंक्रोनस 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और वो हमेशा अपने साथ एक डायरेक्शन में चलता रहता है पृथ्वी के। तभी जो घरों पर एंटीने लगाते हैं, बार बार उसकी दिशा नहीं बदलनी पड़ती है। एंटीना एक जगह फिक्स कर दिया तो जैसे उपग्रह की दिशा के साथ फिक्स हो गया, अब वो जैसे से पृथ्वी घूमती है उसके साथ में हमेशा घूमता रहेगा। उसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं। सन सिंक्रोनस जाएगा उसी टाइम में, जैसे आज 9 बजे इधर से निकला है तो कल भी 9 बजे इधर से निकलेगा, पर पृथ्वी के पैरेलल चले कोई गारंटी नहीं है। पोलर वाले इस प्रकार घूमते हैं अपने पोल टू पोल। ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, और ये सबसे नीचे नीचे लो अर्थ ऑर्बिट होती है। आपके क्या काम आएगा? आपके ज्यादा से ज्यादा ये सवाल पूछ ले कि हम अगर संचार उपग्रह छोड़ेंगे तो कौन सी ऑर्बिट में छोड़ेंगे? पृथ्वी के पैरेलल चलने वाला उसका ऐसे कौन सी ऑर्बिट में भेजेंगे वो पृथ्वी के पैरेलल चले? 35,786 वाली कभी ऊंचाई फैक्ट के रूप में पूछ ले। 3-4 बात यहां से पूछी जाएंगी आपके। सबसे पहले हम बात करें कक्षा की, तो निम्न कक्षा, निम्न भू कक्षा, सबसे नीचे वाली पहली क्लास जो पढ़ते हैं, ये 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। जितना पास होगा उतना ही राउंड फास्ट करेगा। तो लगभग 90 से लेकर कुछ किताबों में 120, कुछ में 128 मिनट में एक राउंड कर लेता, बहुत फास्ट घूमता है। इसमें जो सैटेलाइट छोड़ेंगे वो रिमोट सेंसिंग वाले जो सैटेलाइट हैं, सुदूर संवेदन वाले, या रिसर्च आदि करने के लिए जो अंतरिक्ष स्टेशन बोलते हैं ना, कि ये गंगोत्री है, ये फला डिमका, ये जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। अब स्टेशन बताओ 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या काम आएगा? सबसे नीचे नीचे स्टेशन स्थापित करेंगे ताकि अदर जो खगोलीय घटनाएं जो होती हैं, अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। नहीं समझ में आया? नहीं याद रखना, इतना याद रखना कि सबसे नीचे नीचे की कक्षा निम्न भूकक्षा है। ये कभी नहीं पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा। हाँ, रिमोट सेंसिंग, जो सुदूर संवेदन वाले उपग्रह होते हैं, नाम सुदूर है पास में। रिमोट कंट्रोल याद रखना, रिमोट में जो पास होगा तभी देखा जाएगा। तो रिमोट वाली सबसे नीचे की है। और जो अंतरिक्ष के स्टेशन होते हैं ना, अंतरिक्ष स्टेशन, वो भी सबसे नीचे होंगे, ऊपर तो उजल जाएंगे ऐसा। और अदर जो ऑब्जर्वेशन के कार्य होते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज के, वो भी इधर से किया जाए। जैसे अन्य उपग्रह की जांच करना और, तो अंतरिक्ष स्टेशन से कर लेंगे। अब मध्य भूकक्षा जो होती है बीच में, 35,786 से कम किया, वहां तक की मान ले।
उसको मध्य भूकक्षा बोलते हैं, बीच वाली। और बीच में काम आएगा जीपीएस। जीपीएस नाम लेना थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, पर हाँ, ये जितने भी नेविगेशन के जो सैटेलाइट होते हैं वो सारे बीच में छोड़ेंगे। तो नेविगेशन मध्य रास्ते में, याद रखना मध्य वाली जो कक्षा है, मध्य रास्ते में अगर रास्ता भूल जाएं तब ये जीपीएस काम में आता है अपने। तो क्वेश्चन आएगी जीपीएस वाली मध्य भूकक्षा। और भूतुल्य पृथ्वी के बराबर वाला, ये एक ऊंचाई याद रखना 786। तो आपको पता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए ये अच्छा एक लक्की नंबर होता है। और 3-5 करनी नहीं है आपको, ये ऊंचाई याद रखना 35,786 किलोमीटर। ये वो ऊंचाई है जहां पर छोड़े गए किसी उपग्रह का पृथ्वी का जो रोटेशन है वो 23 घंटे 56 मिनट और जो 4 हम सेकंड जो भी पढ़ते हैं वो बराबर हो जाता है। तो अगर किसी सैटेलाइट को उस ऊंचाई तक पहुंचा दें तो पहुंचा हुआ सैटेलाइट और पृथ्वी बराबर घूमते रहते हैं, इसलिए छत पर एंटीना फिक्स कर दिया, रोज नहीं चेंज करना, उसको फिक्स कर दिया तो दोनों साथ घूमेंगे। ये होते हैं सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार के उपग्रह। तो बस याद रह जाएगा, एंटीने वाली बात याद रखना, पृथ्वी के बराबर है तो संचार हो गया, मध्य में जीपीएस काम में आएगा और नीचे इनसे रिमोट कंट्रोल काम में आएगा। ठीक है, अब पूछ लेगी अंतरिक्ष स्टेशन। स्टेशन बहुत ऊपर लगाएंगे, एक नीचे 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 लगाएंगे, हो गया। अब सन सिंक्रोनाइजर और है, जरूरत आपको नहीं है। होम ऑनलाइन क्या होती है, जरूरत नहीं है आप लोगों को। थ्रस्ट देके कैसे अगले ग्रह में उसको सैटेलाइट को अगली ऑर्बिट में कैसे पहुंचाया जाता है, कोई काम की बात नहीं है। 3 बातें भी याद रखेंगे। सबसे नीचे नीचे कक्षा है सुदूर संवेदन रिमोट कंट्रोल, फास्ट घूमेंगे यहाँ पर। अंतरिक्ष स्टेशन लगाएंगे, ऑब्जर्वेशन के काम नीचे से करेंगे। मध्य में जीपीएस वाले जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं ये मिडल अर्थ ऑर्बिट में लगाए जाते हैं। और लास्ट ये जो जियो सिंक्रोनस है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। डिस्टेंस कितनी, हाइट 35,786 किलोमीटर। सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ आवर स्पेस, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देन सैटेलाइट। सैटेलाइट में सबसे पहले ऑर्बिट, ऑर्बिट में ऑर्बिट के 3-4 टाइप। मैंने सन सिंक्रोनस भी बताया, मैंने पोलर भी बताया, जरूरत नहीं है उसकी परीक्षा के लिए। ठीक है, सारे के सारे सेंटर आप याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं, ये कक्षा समझ में आ गई। अब आप कितना भी रिसर्च करते हो जरूरत ही नहीं है, इस परीक्षा में सवाल तो यूपीएससी देंगे तो भी सही हो जाएगा यहाँ से, और बाकी से कितना रिसर्च कर लो आप। अब फ्यूल, ईंधन जिसको प्रणोदक बोलते हैं। फ्यूल कौन सा, फ्यूल हम जानते हैं 2-3 प्रकार का ही होता है, या तो ठोस होता है या लिक्विड होता है, या लिक्विड और ठोस दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं। यह एक आजकल एक न्यू टेक्नोलॉजी, आजकल तो एक सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हो रहा है, पर एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हो रहा है। अब आपको ये नहीं पूछेगा कि कौन सा फ्यूल कौन से में भरा जाएगा, साइंटिस्ट थोड़ी हैं आप, याद रखेंगे। सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, ये 3 प्रकार के फ्यूल हम काम में ले सकते हैं। जैसे गाड़ी जो हम चलाते हैं वो भी लगभग 3 प्रकार की चलती हैं, ऐसे याद करने के लिए। पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की गाड़ियां और सीएनजी की गाड़ियां। चौथी इलेक्ट्रिक और है, पर यहां इलेक्ट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो गाड़ियों में ईंधन भरा जाता है, जो फ्यूल भरा जाता है, इसको प्रणोदक प्रोपेलेंट बोलते हैं। यहां भी 3 ही प्रकार का है, कुछ ठोस है, कुछ द्रव है, लिक्विड है, और कोई क्रायोजेनिक है। अब परीक्षक का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो ये पूछ ले कि सॉलिड में क्या काम में लिया जाता है, लिक्विड में क्या काम में लिया जाता है, कहाँ जरूरत है। इसमें ऑक्सीडाइजर भी होता है। जैसे हम जमीन पर चलते हैं, हम बाइक के किक मारते हैं तो आग उत्पन्न होती है, चिंगारी किक से आग लगती है, तब फ्यूल जलता है, तब उसको थ्रस्ट मिलता है। पर जब आप इमेजिन कीजिए, हम क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, जब हम ये पढ़ते हैं तब ऊपर समझ में आता है कि वहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर वो जलेगा कैसे फ्यूल। तो हम नीचे से ऑक्सीजन का भंडार इसके साथ में लेकर जाते हैं ताकि फ्यूल जलता रहे। तो इसमें ऑक्सीकारक क्या काम में लिया जाता है, फ्यूल क्या काम में लिया जाता है, जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। लिख दिया, क्रॉस मार लेना, इच्छा है तो पढ़ लेना कि ये हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, HTPB का नाम आपने सुना होगा, साइंस वाले इसको
समझते हैं। ये ठोस में काम में लिया जाता है और अमोनिया परफ्लोरेंट यहाँ पे ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीडाइजर काम में लिया जाता है। ऐसे ही जो लिक्विड वाला होता है ये 2 स्टेज पर चलता है। इनिशियल स्टेज, ऊपर की स्टेज, हमेशा जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है शुरुआती दौर पर, शुरुआती स्टेज में कभी भी लिक्विड काम में नहीं लेंगे। थ्रस्ट आपको ज्यादा चाहिए, धक्का ज्यादा चाहिए, तो आपको सॉलिड फ्यूल काम में लिया जाता है। इसलिए 2 स्टेज पर है। एग्जामिनर का इंटरेस्ट इसमें है ये कि क्रायोजेनिक क्या होता है। हम पढ़ते भी लाइन की भविष्य हाइड्रोजन का होगा, आने वाला समय हाइड्रोजन का भविष्य होगा, या भविष्य का जो ईंधन है वो हाइड्रोजन कहलाएगा। हाइड्रोजन की बसें चल रही है और चल रही है, तो हमने दिमाग लगाया, हमने मतलब साइंटिस्ट ने, भारत तो इसमें बहुत पीछे नंबर 6 पे है, कि क्यों ना ऐसा कोई फ्यूल काम में ले जो फ्यूचर के ईंधन के रूप में काम में लिया जाए। तो कहा कि हाइड्रोजन को काम में लेंगे। तो यहाँ पे ईंधन तो ले लिया हाइड्रोजन काम में, और जो ऑक्सीडाइजर आग लगाने के लिए वो ऑक्सीजन ले लिया। वैसे भी हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण देख के जल बनाते ही हैं। H2O का फॉर्मूला आपने जाना होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ऐसे याद करना कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हमेशा साथ में रहते ही रहते हैं, याद करने के लिए। ये इस फॉर्मेट में नहीं रहेंगे, इनको बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर पर लेके जाएंगे। क्रायो शब्द ही किसके लिए काम में लिया जाता है? हम क्रायोस्फीयर पढ़ते हैं, क्रायोलॉजी पढ़ते हैं, क्रायोजेनिक पढ़ते हैं। ये क्रायो शब्द ठंड के लिए काम में लिया जाता है। इसमें जो हाइड्रोजन रहेगा उसको इतना निम्न तापमान पर लेके जाएंगे कि माइनस, देखो 0 डिग्री पर तो आपको पता सारी चीजें फ्रीज, -253 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हाइड्रोजन को और 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन को ले जाकर उनको मान लो स्टोर कर लिया जाएगा। अब इसके कई सारे चैलेंजेस हैं कि ये माइनस में है, और फिर क्रायोजेनिक के साथ में अगर आप यूज कर रहे हो सॉलिड को, उनको आग लगाने के लिए वहां टेम्परेचर हाई चाहिए, ये ठंडा चाहिए। तो फिर वो इंजन के चैलेंजेस थे साइंटिस्ट के सामने उस टाइम में। 2014 में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आई और भारत 6वें नंबर का देश है जिसने क्रायोजेनिक में एग्जामिनर का खूब इंटरेस्ट होगा। वो ये पूछ सकता आपसे कि इसमें हाइड्रोजन कितने सेंटीग्रेड पर, 253, और ये ऑक्सीजन 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये काम अपना यहां तक का हो गया। क्या क्या हमने कक्षा देख ली और हमने ईंधन देख लिया। ईंधन में एक याद रखना आपको, क्रायोजेनिक वाला। तो मैं अगर जितना हमने देखा अगर उसको समरी करें तो इसको हम बड़ा कर लेंगे अभी एक बार। इतिहास में हमने क्या पढ़ा है? इतिहास में हमने वो पढ़ा स्पुतनिक, अपोलो और भारत का रोहिणी आर्यभट्ट। फिर हमने 1954, 1972 और 1969 पढ़ लिया, इसरो की स्थापना तक। फिर इंस्टीट्यूशन में हमने सबसे पहले इसरो को लिखा और इसरो के बाद में लगभग 12-13 जगह का नाम लिखा। और इसरो के 2 हाथ और बनाए थे, एक एंट्रिक्स बनाया था, एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। एंट्रिक्स अंतरराष्ट्रीय, न्यू स्पेस निजी क्षेत्र के लिए। और फिर बहुत सारे केंद्र हमने देख लिए इसरो के बाद में। फिर हमने सैटेलाइट कहाँ भेजेंगे, तो पृथ्वी की कक्षा में, ऑर्बिट में भेजेंगे। और कक्षा हमने होती कई प्रकार की, हम तो 3-4 देखेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट, एक मीडियम देख लेंगे, एक जियो देख लेंगे, और सन और पोलर मैंने छोड़ दिया। लो में क्या, अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, रिमोट सेंसिंग का काम यहाँ पर होगा। मध्य में रास्ता भूलेंगे तो जीपीएस काम में लेंगे, नेविगेशन के यहाँ पे। और सबसे ऊपर एंटीना फिक्स करेंगे, मतलब संचार के सैटेलाइट यहाँ स्थापित करेंगे। कक्षा हो गई। अब देखेंगे हम ये वाहन, और साथ में हमने उपग्रह भेजेंगे। तो फ्यूल में आपको ईंधन, ठोस, लिक्विड, क्रायोजेनिक, पर हमें क्रायोजेनिक याद रखना है। और जो क्रायोजेनिक है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। 2014 में आया और भारत 6वां देश है। हाइड्रोजन 253 डिग्री और ऑक्सीजन 183 डिग्री माइनस में है ये। अब वाहन देखेंगे कौन सी गाड़ियां हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। यान बोलते हैं इसको।
एक है देखो सबसे पहले SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर ऑगमेटेड आया ASLV, फिर P आया पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और फिर G आया जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फिर आगे बढ़े तो RLVTD, SSLV और NGLV, नेक्स्ट जनरेशन काम चल रहा है इस पर। देखो मेरा पर्सनल राय है कि एग्जामिनर को इनमें अब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, नए में क्या चल रहा है। कब 1979 की बात आज पूछने का क्या मतलब, वो इतिहास हो गया वो तो। फिर भी एक एक लाइन में सबसे पहले SLV आया, शंकर भगवान का नाम लो, SLV शंकर भगवान की आरती उतारो, आरती के लिए पूजा का थाल लेकर आओ, ठीक है, और लास्ट में तो फिर जी बचता ही है। तो सबसे पहले अब वैसे याद हो जाएगा आपके, आगे बढ़ जाए। इसी को लिख देते हैं, फिर एक पेज पे और कर दूंगा मैं आपको ताकि और थोड़ा सा सहूलियत हो जाए अपने। सबसे पहले शंकर भगवान SLV। अब शंकर भगवान की आरती उतारनी है ASLV, आरती के लिए पूजा का थाल लाएंगे PSLV, शंकर भगवान ने का जी खुश कर दिया आपने GSLV। ये हम काम में लेते हैं उपग्रह भेजने के लिए, ठीक। SLV, ASLV, PSLV, GSLV, ये चार, हालांकि आगे और थोड़ा सा करंट में अपडेट देखेंगे अभी, पर ये चार आपके याद रह जाएंगे। और इधर हम करंट वाला पार्ट देख लेंगे। अभी करंट का मतलब इस साल का नहीं, थोड़ा सा पहले तक का, इस साल का तो हम दोबारा से करेंगे। देखो सबसे पहले SLV की बात आती है। शंकर भगवान 7/9/79 में आया, बस ये मिलान करवाने वाला आएगा, आए तो। ASLV 87 में, PSLV 94 में और GSLV 1 में। देखो ये आप 7 और 1 8 साल हो गई, ठीक है। 4 और 3 लगभग 7-8 साल ये हो गई, तो ये 8 साल हो गई, ये 7 साल हो गई, फिर ये लगभग 6 साल हो गई। ऐसे ऐसे हमने डेवलपमेंट किया है, तो थोड़ा एक हल्का आइडिया रह जाए जी। 79, फिर 8 साल, फिर लगभग 7 साल, फिर लगभग 5-6 साल, ऐसे बाद में आते गए। इनमें इतना याद रखना कि SLV शंकर भगवान वाली बात 7/9 में है, 7/9। फिर ये ऑगमेटेड है, ये 87 में है, ये 87 में आया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। PSLV 94 में आ गया और ये 2001 में आ गया। बस इतना ही याद रखना। अब पढ़ के सुनाता हूं। ये SLV 4 स्टेज पर था, 4 स्टेज का मतलब सारा सॉलिड 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 सॉलिड। फिर ASLV में एक स्टेज आगे बढ़ा दी, ये 5 स्टेज पर आया, सॉलिड 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 सॉलिड। PSLV है ये भारत का, यूं मान के चलिए जैसे अपने घर पे कई सारी गाड़ियां होती है, पर एक गाड़ी आपकी सबसे फेवरेट जिस पर आपका विश्वास होता है, मोटरसाइकिल मान ले, साइकिल मान ले, गाड़ियां नहीं, कुछ भी जिस पर विश्वास होता है, ये धोखा नहीं देगी, ये धोखा कभी नहीं देता PSLV। और ये तो विश्व में भी लोहा मनवा चुका है PSLV। तो 4 स्टेज है, 2-2 की बटी हुई। सबसे नीचे नीचे सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड है, नीचे सॉलिड ही चाहिए। बहुत विश्वसनीय है, 2 ही बार है सफल हुआ आज तक। 3 टाइप होते हैं इसके, कोर अलोन है, एक्सेल है, एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे कुछ करके याद नहीं करना है। एक S139 और विकास इंजन, 2 प्रकार के इंजन है, क्योंकि एक ठोस के लिए एक लिक्विड के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना PSLV अपना पावर है, 94 में आया, 4 स्टेज का, ये 94 4 स्टेज, बस सबसे विश्वसनीय 94 में आया, 4 स्टेज है, 2 बार फेल हुआ है। और GSLV 3 स्टेज का है, सॉलिड, लिक्विड और देखो क्रायोजेनिक इंजन GSLV में काम में लिया जाता है। खत्म। अब
ये जब आकाश में भेजेंगे तब आप देखना, ऐसे जैसे इतना बड़ा तो फिर टूटता 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 टूट जाता, अंतिम रूप से खत्म हो जाता। वो कितना करोड़ों रुपए लगते हैं इनको बनाने में। तो कहा कि रीयूज नहीं कर सकते क्या, कि छोड़ के वापस आ जाए, जैसे बसें आती हैं एक सवारी छोड़ के फिर वापस आ गए, तो कहा कि आ सकती है। इसके लिए मैंने रीयूज लॉन्चिंग व्हीकल 2016 में। फिर कई बार क्या होता है कि छोटे स्मॉल उपग्रह भेजने के लिए भी बहुत भारी व्हीकल भेजने पड़ते हैं। जैसे 2 आदमी जाए पूरी बस भेजें, तो क्यों ना कोई नैनो जैसी कार बना दें। ये नैनो कार है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 2023 में, बेबी रॉकेट, करंट में भी पढ़ाऊंगा। और एक अभी काम चल रहा NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, 2030 तक हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन का आ जाएगा। क्या याद करेंगे? RLV स्मॉल नेक्स्ट। तो ये ट्रिक है। देखो लॉन्चिंग व्हीकल तो सेम ही हो गए ना भाई। लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्चिंग व्हीकल। अब क्या लगाना है? एक के लगाना R, एक के लगाना स्मॉल, एक के लगाना नेक्स्ट जनरेशन, और आगे क्या लगा देंगे? लॉन्चिंग व्हीकल। तो R लॉन्चिंग व्हीकल, S लॉन्चिंग व्हीकल। तो देखो नाम SLV हो गया। SLV तो पहले भी था, तो इसलिए एक बीच में S और फंसा दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। और N फिर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग। आप तो NLV याद करो ना। अभी तक के ये इतिहास है। ये 16 में, ये 23 में, और ये इसके आगे 0 लगा दो, ये 30 में। ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपने उपग्रह के प्रकार। उपग्रह कई प्रकार के होते हैं। अभी देखो काम बन जाएगा अपना। एक होते हैं सुदूर संवेदी, बात करी थी ना, सुदूर संवेदी, जो लो अर्थ ऑर्बिट में डालते हैं। एक होते हैं संचार उपग्रह, सरल है, मेगाट्रोपिक है, मेकसेट है, कईयों के नाम आपने सुने होंगे। एक होते हैं नेविगेशन के, जो अपने को रास्ता वगैरह दिखाएं। सब याद है देखो आपके। अच्छा, 9N वाला कौन से कक्षा में होता है? देखो मिड वाले में बताया था, मियो में। संचार वाला सबसे ऊपर जियो में, और ऊपर रिमोट सेंसिंग वाला सबसे नीचे की कक्षा में। अब ये तो आपको मैं करंट में बताऊंगा, ये पुराने हैं। जैसे एडुसेट है, ग्राम सेट है, रुक्मणी है, ये तो पुराने हो गए सारे। तो कुछ तो होते रिमोट सेंसिंग के लिए, कुछ नेविगेशन के लिए। ये थोड़ा सा 9N वाला जरूरी है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, देखो ये है रिमोट सेंसिंग, एक है नेविगेशन के लिए और एक है कम्युनिकेशन के लिए। तो CNR ये अपने वैज्ञानिक भी हैं, NR राव। 3 प्रकार के याद कर लो आप तो बस। सुदूर संवेदन, रिसोर्स सेट है, ओशन सेट है, कि चीजों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कि जैसे हम फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं कि इतने भाग में भी फॉरेस्ट है, ये वो, तो कैसे पता करते हैं? यहाँ से इन उपग्रहों से जो नीचे की कक्षाओं में डाल दिए जाते हैं। संचार वाले मेगाट्रोपिक है, मैट सेट है, जैसे मौसम के उपग्रह, बरसात होगी कि नहीं होगी, एडू सेट है, ग्राम सेट है, बहुत सारे हैं। ये संचार के उपग्रह होते हैं, और 9N के लिए जरूरी है। 9N में एक तो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और एक होता है रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम या रीजनल नेविगेशन सिस्टम। एक होता है ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। इसको ऐसे समझ लो आप। अपनी ताकत और अपने संसाधन के हिसाब से इस प्रकार के उपग्रह ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। पूरे विश्व में भी 4 ही ऐसे देश हैं जिनकी ग्लोबल पोजीशनिंग है। मतलब ये कि जैसे मान लो भारत ने एक नाविक बनाया अपना सैटेलाइट और वो छोड़ दिया, वो भारत की लोकेशन दिखा देगा, पर आप अमेरिका की लोकेशन देखना चाहेंगे, या फॉर एग्जांपल वो लगभग 2900 के आसपास, 3000 के आसपास के दायरे को कवर करेगा। अब मान लो आपको स्वीडन में कोई जगह देखनी है, वो नहीं दिखा पाएगा अपने वाला। पर अमेरिका के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, जापान के पास तो नहीं है, 4 कंट्री हैं। एक हो गया अमेरिका, एक हो गया यूरोपियन यूनियन, एक हो गया चाइना, और एक हो गया रूस। ये 4 ऐसे हैं जिनके पास में
पूरे विश्व को देखने की ताकत है, ऐसा समझ लो। अर्थात ये जो नेविगेशन के सैटेलाइट हैं दो भागों में बढ़ते हैं, एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम और एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम। ग्लोबल के नाम है, सीधा सीधा मिलवाएगा परीक्षा में। जीपीएस जो यूज करते हैं वो यूएसए का है भाई। ग्लोनास, चेहरे पर ग्लो नहीं है, रूसना नहीं है, ग्लोनास रूस का है। बेदू, मारवाड़ी में बोलते बादू है, कौन? चीन वाला, तो बेदू चीन। और गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, यूरोप के थे ना गैलीलियो, तो गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का, जीपीएस अमेरिका का, बादू किसका है? चीन का। ग्लो नहीं है तुम्हारे फेस पर तो रूस गए भाई, तो ग्लोनास रूस का है। तो ये तो हो गए पूरे विश्व में। अब अमेरिका जीपीएस सिस्टम सब कुछ देखते हैं हम, ऐसा ही गैलीलियो है, ऐसा ही बाइदू और ऐसा ही ग्लोनास है। इन चार के बाद में जिन जिन देशों के पास में वो उनके स्थानीय के उपयोग के लिए ही है। जैसे भारत का आपने नाविक नाम सुना होगा, ये भारत के पास है, लगभग 1500 किलोमीटर का दायरा कवर करता है भाई। पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए लगभग 24 की जरूरत है, पर अमेरिका ने लगभग जीपीएस के लिए 32 सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, भारत ने 8 छोड़े हुए हैं। तो ये नाविक है, भारत का है, पर अमेरिका का कोई आदमी अमेरिका की पोजीशन नाविक से नहीं देख सकता, केवल रीजनल उपयोग के लिए है। एक QZSS, ये जापान का है, जापान ला। क्यों? क्यों आएगा जापान से, जापान क्यों? नाविक भारत का। इसी को और हमने अपग्रेड करने के लिए गगन, जिसको हम आगे डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, अब ये मिशन है अपने पास, दो तरीके हैं। पहला तो कि केवल इनकी डेट अभी 2-3 मिशन की याद रख लो, बाकी करंट के साथ जोड़ूंगा मैं। जैसे एक मिशन है चंद्रयान, एक मिशन है मंगलयान, एक है आदित्य L1। ये 3 इंपोर्टेंट है, इसलिए कि पुराने तो हो गए, पर अभी मान लो आप 2026 में कोई परीक्षा देंगे तब संभावना नहीं है मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1 की पूछने की, पर फिर भी एक एक मोटा मोटा आइडिया कि जैसे चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान ऐसे 5 है टोटल, आगे और भी जाएंगे, हम आगे पढ़ लेंगे। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, तीनों की डेट याद रख लो, केबीसी का सवाल है। चंद्रयान की शुरुआत 2006 में हुई, 6 का उल्टा 9 कर दो और तीसरा 23 कर दो। ये इतनी बार सवाल पूछा छोटी छोटी परीक्षाओं में कि ये लैंडर का क्या नाम था, रोवर का क्या नाम था, अब तो नहीं पूछेगा। लैंडर था विक्रम, विक्रम के पास लैंड रोवर गाड़ी है, और प्रज्ञान ज्ञान होता, उनको रोने की जरूरत नहीं है, तो रोवर का नाम प्रज्ञान, लैंडर विक्रम, और वो ऑर्बिटर जिसमें 8 पेलोड लगे हुए थे। और जो चंद्रयान तीसरा गया 23 अगस्त, नेशनल स्पेस डे याद है ना, भारत चौथा देश बन गया, दक्षिणी ध्रुवों पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। और शिव शक्ति पॉइंट है, उस पर लैंडिंग, जैसे यहाँ पे जवार पॉइंट था, सेकंड में तिरंगा पॉइंट, यहाँ पे शिव शक्ति, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3 याद रखो कि चंद्रयान 3 मिशन है चंद्रयान के अभी तक, 6, 19, 23 खत्म। अब आते हैं मंगलयान पर। 13 दूनी 26, 13 मंगल हो, 13 क्या हो मंगल, तो पहला मंगल 13 में और दूसरा 13 डबल मंगल हो, दूसरा जाएगा 26 में, जरूरत नहीं। आदित्य, आदित्य भानु, भास्कर, दिवाकर, मार्तंड, सूर्य के पर्यायवाची हैं। आदित्य L1, ये मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए, ये L1, ये लैग्रेंज पॉइंट, ये जैसे अपने पीठ में है ना L1, L2, L3, L4, L5, वैसा ही L1, L2, L3, L4, L5, ये लॉन्ग बिंदु बनाए हुए होते हैं इमेजिंग लाइन के सारे, इसको ड्रॉ किया जाता है। L1, L2, L3 अनस्टेशनरी है, अनस्टेबल है। L4, L5 जो पीठ में एल्बोन होते हैं वो स्टेशनरी सेंटर बनाए गए हैं, इसलिए L1 में इसको हमने प्रतिस्थापित किया है। सूर्य मिशन है,
आदित्य को याद रखो, ये ऐसे, ये वैसे 13 है, ये 23 है, ऐसे याद लो आदित्य, आ ऐसे लिखते, ये 23 में मिशन गया। जब हमने चंद्रयान 3 भेजा उसी टाइम आदित्य L1 भेजा है। तो क्या याद किया बी क्लास में पूरा। अब आते पीछे, थोड़ी सी क्लास का लेंथ तो मतलब टाइम तो बढ़ गया, पर अभी याद कर लो। सबसे पहले हमने स्पेस को देखा है, और अब आप अपने नोट समरी के रूप में ऐसे तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इसका इतिहास में हमने ये देखा है रूस के बारे में, अमेरिका के बारे में और भारत के बारे में। फिर हमने देखे संगठन लगभग 13 संगठनों के नाम आपको याद करने, इसरो सहित। फिर हमने उपग्रह के बारे में देखा है। उपग्रह के सबसे पहले हमने प्रकार देखे, प्रकार में जैसे सुदूर संवेदन है, संचार है और नौवहन है। इसके बाद में लॉन्चिंग व्हीकल यान हमने देखे, जिसमें हमने यात्रा SLV से करी, ASLV तक पहुंचे, PSLV, GSLV, SSLV, RVL और एक है नेक्स्ट जनरेशन। एक हम फ्यूल के बारे में देखा, फ्यूल ईंधन, क्रायोजेनिक याद रखना केवल आपको। उसके बाद में हमने कक्षाओं के बारे में देखा, कक्षाएं लियो, मियो, हियो, जियो, सन सिंक्रोनस। अंतिम हमने मिशन देखे, जिसमें आपको मंगल 13 पहला 13, दूसरा 26, आदित्य L1 23 और चंद्रयान के 3, 6, 19, 23। ये आपका पूरा कंटेंट है। ये एक पेज है, आपने इसके नोट्स देख मतलब बना लेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। मैं थोड़ा साइड में होता हूँ। ये वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 10 तक स्क्रीनशॉट आ गया, यहां तक स्क्रीनशॉट एक का ले ले। उपग्रह का स्क्रीनशॉट ले ले, ऑर्बिट का, फ्यूल का, मिशन का, प्रकार का, लियो, मियो, भूतुता लिख, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, RLV, SSLV, NGL। उपग्रह के प्रकार, सुदूर, संचार, नौवहन, और ये मिशन और करंट हो गया।